Good afternoon, BA थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। मैं चित्रा गौड़ आज आपकी हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। हिस्ट्री का सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में भेज चुकी हूँ, है ना। तो आज हम इसका टॉपिक लेके सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको आपके हिस्ट्री फर्स्ट का एक चैप्टर ले रही हूँ, टॉपिक ले रही हूँ जो है अंग्रेजी काल में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। आपकी ये टॉपिक है कि अंग्रेजी काल में भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति। तो आज हम कर रहे हैं हमारी भारत की राजनीतिक स्थिति कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार बढ़ जाने के कारण पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का महत्व यूरोप में दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 1578 में सर फ्रांसिसी नामक एक अंग्रेजी नाविक ने लिस्बन जाने वाली एक पुर्तगाली जहाज को लूट लिया। और लूटने से क्या हुआ, इस जहाज में उसे कुछ नक्शे मिले जिससे अंग्रेजों को पहली बार भारत के उस समय उसकी जल मार्ग का उनको पता चल गया। समुद्री मार्ग खोज निकालना एक महान ऐतिहासिक घटना थी। भारत में जो भी यूरोपियन जातियां आई उनमें राजनीतिक व आर्थिक प्रभुत्व के लिए पारस्परिक संघर्ष हुआ और अंत में सफलता क्या है, अंग्रेजों के हाथ में लगी। और धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और भारत को परास्त कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने में सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली, ठीक है। अब भारत की 1740 में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी वो हम देखते हैं। तो सन 1600 में अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने का जो अधिकार पत्र है वो मिल गया था और धीरे धीरे उन्होंने व्यावसायिक कोठियाँ स्थापित की। इस समय भारत राजनीतिक अस्थिरता का समय था। मुगल साम्राज्य अति शक्तिशाली हो चुके थे और सन 1740 भारत और यूरोप की स्थिति क्या थी वो निम्न प्रकार थी, जिसमें हम ले सकते हैं। पहला हम लेंगे मुगल साम्राज्य की दुर्दशा, कि इसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य की दुर्दशा हो गई थी। मुगल साम्राज्य 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गए क्योंकि उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और निकम्मे थे, जिससे मुगल साम्राज्य रक्तपात और षड्यंत्र का केंद्र बन गया था। तो 1707 और 1719 के बीच बहादुर शाह, जहाद शाह ने शासन किया, परंतु इनके समय से ही मुगल साम्राज्य के पतन के लक्षण है वो पैदा हो चुके थे और केंद्रीय सरकार के गुटों की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अपनी अधिकांश समय जो है रंगरेलियों में व्यतीत करने लगे। इससे राजकोष पर अत्यधिक भार पड़ा और शासन में भ्रष्टाचार फैल गया, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, नादिर शाह का आक्रमण। 1739 में ईरान के सम्राट नादिर शाह ने भारत के मुगलों की दुर्बलता का लाभ उठाकर आक्रमण कर दिया और करनाल नामक स्थान पर सम्राट मोहम्मद शाह के सैनिकों की बुरी तरह पराजित हुई। नादिर शाह ने दिल्ली को खूब लूटा। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन की गति और भी तीव्र हो गई। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। परिणाम स्वरूप अफगान बड़ी संख्या में भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित हो गए। नादिर शाह भारत
से लगभग 200 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात वगैरह लूटकर अपने साथ ले गए। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य अब नाम मात्र का रह गया। किसी न किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वह तब तक चलता रहा जब तक 1858 ईस्वी में अंतिम मुगल साम्राज्य बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा में बंदी बनाकर अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को सदा के लिए समाप्त नहीं कर दिया। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है मराठ की बढ़ती हुई शक्तियाँ। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण 1740 ईस्वी तक महाराष्ट्र के मराठे बहुत शक्तिशाली हो गए। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी मुगलों से लोहा लेते रहे। 1707 और 1749 तक मराठा राज्य के स्वामित्व छत्रपति शाहू के हाथ में रहा, लेकिन वह एक शांतिप्रिय और आलसी व्यक्ति था। अतः शासन की जो वास्तविक शक्ति है वो पेशवों के हाथ में बनी रही। पेशवा बालाजी शिवनाथ बाजीराव प्रथम बाजीराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति का अत्यधिक विस्तार हुआ। 1700 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पर अधिकार किया और 1737 में दिल्ली पर भी धावा इन्होंने बोल दिया। अब फोर्थ पॉइंट हमारा आता है सिख शक्ति कि सिख शक्ति क्या थी, देखते हैं हम सिख शक्ति। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों की सेनाओं का नेता बंदा बैरागी बना। उसने एक विशाल सेना एकत्रित की तथा मुगल शक्ति से डरकर लोहा लिया। सरहद की फौजदार बख्शी खां पर आक्रमण कर सरहिंद पर अधिकार कर लिया। युद्ध में बंशी खां मर गया और अंत में मुगल सेना ने सिखों की शक्ति छिन्न भिन्न कर दी तथा 1736 में बंदा बैरागी और उसके साथियों को निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा की मृत्यु के बाद भी सिखों की शक्ति का विनाश न किया जा सका। 1739 में सिखों ने नादिर शाह को लौटती हुई सेना के पीछे भागकर हमला करके बहुत सारा माल उनका लूट लिया और धीरे धीरे सिख फिर प्रबल हो गए। 1764 में सिखों का लाहौर पर अधिकार हो गया और शीघ्र ही अमृतसर तथा अन्य जिलों पर भी अधिकार उन्होंने कर लिया। आगे जाके महाराजा रणजीत सिंह सिखों का महान शासक हुए। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? जाट शक्ति। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जाटों ने मुगलों का विरोध क्रम जारी रखा। चूड़ावन व उसके भतीजे बदन सिंह ने मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। बदन सिंह ने आगरा और मथुरा में के प्राय समस्त प्रदेशों का पूर्ण आधिपत्य कर लिया। 1756 में बदन सिंह की मृत्यु के पश्चात सूरजमल उसका उत्तराधिकारी बन गया। उसने इटावा, मेरठ और भरतपुर के जो प्रदेश पर जाटों का प्रभुत्व वहाँ पे स्थापित हो गया। 1761 के पश्चात सूरजमल संभवतः उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया।
अब 6 पॉइंट हमारा आता है, छठा पॉइंट आता है यूरोपीय जातियाँ। देखेंगे यूरोपीय जातियाँ क्या है। भारत की राजनीतिक दुर्बलता को देखकर भारत में विद्यमान यूरोपीय जातियों ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का अच्छा अवसर देखा। भारत में व्यापार करने हेतु पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी आए थे, लेकिन मुख्य संघर्ष अंग्रेजों व फ्रांसीसियों में रहा। अब केवल अंग्रेज और फ्रांसीसी ही घोर प्रतिस्पर्धा के रूप में रह गए थे। दोनों ही भारत के संपूर्ण व्यापार पर अपना अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों ने अपनी शक्ति बढ़ा दी और दोनों राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। दोनों ने भारतीय शासन के उत्तराधिकार के झगड़ों में भाग लिया और इसके बदले उन्हें धन, भूमि, व्यापारिक सुविधा प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस प्रकार दोनों ही जातियों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि 1740 में संपूर्ण भारत में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता का वातावरण था। मुगल साम्राज्य तीव्र गति से पतन हो रहा था। मालवा और गुजरात पर मराठों का अधिकार हो गया था। उत्तर पश्चिमी प्रदेशों पर अफगान राजपूत का झुकाव मराठों की ओर होता था। केंद्रीय नियंत्रण स्थिर होने के कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारत में अपना राजनीतिक जो प्रभुत्व स्थापित करने का अच्छा अवसर उन्होंने मिल गया था। इस ओर वो लोग क्रियाशील भी थे। तो इस प्रकार क्या राजनीतिक अस्थिरता ही हम इसे कह सकते हैं।